शुभ प्रभात सविता, सोनिया, आप दोनों कैसी हैं? आशा है आप दोनों को क्षेत्र में काम करने में आनंद आ रहा होगा और प्रत्येक दिन आप अपने कौशल में निखार ला रही होंगी। जी हाँ दीदी, आपके जैसे सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं और अपने दैनिक कार्यों को भी भली भांति समझ सकते हैं। यह शिक्षण हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। बहुत अच्छी बात। ठीक है, सोनिया, हमें बताइए कि हमने पिछले सप्ताह क्या किया? दीदी, पिछले सप्ताह हमने एईएफआई की मूलभूत जानकारी पर विचार विमर्श किया, जिसमें एईएफआई के विभिन्न प्रकारों की पहचान कैसे की जाती है और एईएफआई की रिपोर्ट कैसे की जाती है भी शामिल था। ठीक है, अच्छी बात। दीदी, आज हम किस चीज पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया है, स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में हमारी भूमिका केवल एईएफआई की पहचान करने और उसकी रिपोर्ट करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें एईएफआई का प्रबंधन और उसकी रोकथाम भी शामिल है। इसलिए आइए आज हम एईएफआई के मामलों के प्रबंधन में हमारे कार्यक्षेत्र के बारे में विचार विमर्श करें। तो क्या हम प्रारंभ करें? जी दीदी, जरूर। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस अध्याय के अंत में आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे। एईएफआई के प्रबंधन के सामान्य निर्देशों का पालन करने में माइनर एईएफआई का प्रभावी तरीके से प्रबंधन और इलाज करने में एनाफाइलैक्सिस का प्रारंभिक प्रबंधन उपलब्ध कराने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सोनिया, सविता, क्या आपको हमारे पिछले टीकाकरण सत्र में आए रश्मि के शिशु सोनू का मामला याद है? जी दीदी, सोनू के टीकाकरण के एक दिन बाद ही रश्मि का टेलीफोन आया था और वह चिंतित थी क्योंकि सोनू को बुखार था। आपने पैरासीटामोल और सुई दिए गए स्थान पर ठंडा सेक करने की सलाह दी थी और आपने उसे आश्वासन दिया था कि सोनू 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। 3-4 दिन पहले मुझे रश्मि का फोन आया और वह बताते हुए मुझे बहुत खुशी थी कि सोनू पूरी तरह से ठीक हो गया है और सक्रिय है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण के उपरांत हम माता-पिता से क्या पूछते हैं? दीदी, टीकाकरण के उपरांत हम माता पिता या अभिभावक को स्वास्थ्य केंद्र या सत्र स्थल पर 30 मिनट प्रतीक्षा करने का आग्रह करते हैं। बहुत बढ़िया। आपको पता है हम उन्हें 30 मिनट प्रतीक्षा करने का आग्रह क्यों करते हैं? टीकाकरण के उपरांत 30 मिनट का निगरानी समय किसी प्रतिकूल घटना का पता करने और उसके प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम सही। माता-पिता या अभिभावक को 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के लिए कहने से प्रतिकूल घटनाओं के प्रारंभिक चिन्हों और लक्षणों को जल्द से जल्द पता करने और उनकी पहचान करने में मदद मिलेगी। आइए, हम एईएफआई की रिपोर्ट करने वाले किसी केस में सामान्य निर्देशों को सूचीबद्ध करें। एईएफआई की रिपोर्ट करने वाले किसी केस में सामान्य निर्देश निम्नानुसार हैं। पहला, माता-पिता या अभिभावक को आश्वस्त करें। दूसरा, माइनर एईएफआई जैसे दर्द और बुखार के लिए सिम्प्टोमेटिक इलाज
जैसे कि पैरासिटामोल प्रदान करें। तीसरा, माता-पिता को बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सलाह दें यदि बच्चे की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है या उसमें कोई सुधार नहीं होता है। चौथा, गंभीर या अति गंभीर परिस्थितियों के लिए चिकित्सा अधिकारी को अबिलंब सूचित करें और स्वास्थ्य केंद्र तक जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करें। पांचवा, एनाफिलेक्सिस के केस के प्रारंभिक प्रबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। यह सुनिश्चित कर ले कि एनाफिलेक्सिस किट प्रत्येक सत्र में उपलब्ध है। यह सत्यापित कर ले कि एड्रेनालिन का इंजेक्शन एक्सपायरी डेट के अंदर है। परिवहन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जैसे कि एम्बुलेंस या कोई अन्य वैकल्पिक वाहन। हम इसके बारे में फिर से जानकारी लेंगे और माइनर एईएफआई और एनाफिलेक्सिस के प्रारंभिक प्रबंधन को गहराई से जानेंगे। आइए हम पहले माइनर एईएफआई के प्रबंधन से शुरू करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। माइनर एईएफआई के प्रबंधन के लिए जैसा चर्चा की जा चुकी है, हमें लक्षणों पर आधारित इलाज प्रदान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार एक स्थानीय रिएक्शन जैसे कि सुई लगाने के स्थान पर दर्द, सूजन या लाली होने के केस में उसे ठंडा सेक देने की सलाह दें। बुखार के लिए पैरासीटामोल सिरप की निर्धारित खुराक दें। हालांकि फोड़े के केस में आप उस शिशु को चिकित्सा अधिकारी के पास भेज दें। ठीक है सोनिया, मान लो कि आपने एक शिशु को टीका दिया है। अगले दिन वह शिशु वापस रिपोर्ट करता है कि उसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। अब आप क्या करेंगी? दीदी, चूंकि बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, तो मैं गुनगुने पानी की पट्टी लगाऊंगी और पैरासीटामोल की निर्धारित खुराक दूंगी। सही, बहुत अच्छा। हालांकि यह सुनिश्चित करें कि यदि वह शिशु 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार और अन्य लक्षणों के साथ रिपोर्ट करता है, तो केस को चिकित्सा अधिकारी के पास भेज दें। वैसे मामलों में जहां दूसरे मामूली रिएक्शन जैसे कि बेचैनी, चिड़चिड़ापन और सिस्टेमिक लक्षण मौजूद हों तो पैरासीटामोल की निर्धारित खुराक दे दें, अधिक पेय पदार्थ दें। केस पर यदि आपको गंभीर या असामान्य रिएक्शन या व्यवहार का पता चलता है, तो आप उस केस को चिकित्सा अधिकारी को रेफर करें। यहाँ एक टेबल है जिसमें टीके के मामूली रिएक्शनों तथा उनके प्रबंधन के दिशा निर्देशों को किया गया है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए अब टीकाकरण के बाद पैरासीटामोल सिरप के उपयोग पर नजर डालें। टीकाकरण के बाद होने वाली कुछ सामान्य माइनर प्रतिकूल घटनाएं स्थानीय प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे इंजेक्शन स्थल पर दर्द और बुखार। पेंटावैलेंट वैक्सीन या डीपीटी प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को पैरासीटामोल सिरप, बुखार अथवा इंजेक्शन स्थल पर दर्द होने की स्थिति में आयु के अनुसार उपयुक्त खुराक देने के निर्देश के साथ दिया जाना चाहिए। पैरासीटामोल की अनुशंसित खुराक शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 10 से 15 मिलीग्राम है, जिसे प्रत्येक 4 से 6 घंटे के अंतराल पर दिया जा सकता है। अधिकतम 24 घंटे में 4 खुराकें दी जा सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। शिशुओं में पैरासीटामोल सिरप की आयु अनुसार खुराक तालिका में दर्शाई गई है। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। देखभाल करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि
वे टीकाकरण से पहले, दौरान और बाद में दर्द और रोने को कम करने के लिए स्तनपान जैसी गैरौषधीय विधियों का प्रयोग करें। अन्य तरीकों जैसे स्पंजिंग, त्वचा से त्वचा का संपर्क और बच्चे को पकड़ना भी टीकाकरण के बाद दर्द, बुखार और रोने को कम करने में सहायक होते हैं। एएनएम द्वारा मापने वाले कैप का उपयोग कर खुराक मापने का तरीका दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि कितनी मात्रा तक भरना है। आइए अब स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पैरासिटामोल सिरप वितरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों पर नजर डालते हैं। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ठीक है, आइए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ें। एनाफिलैक्सिस का प्रारंभिक प्रबंधन। आप अपने प्रशिक्षण सत्र के दौरान और क्षेत्र में कार्य के दौरान अनेक बार एनाफिलैक्सिस शब्द सुना होगा। क्या आप बता सकती हैं कि एनाफिलैक्सिस क्या है? एनाफिलैक्सिस, जहां तक हम जानते हैं, एक तीव्र और गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है। बढ़िया। एनाफिलैक्सिस एक तीव्र और गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है जो जीवन के लिए घातक हो सकती है। स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में हम एनाफिलैक्सिस के मामलों के प्रारंभिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। आइए हम एनाफाइलैक्सिस के प्रारंभिक प्रबंधन के लिए 4 चरणों को सूचीबद्ध करें। केस का आकलन करें और एनाफाइलैक्सिस को पहचानें। प्रारंभिक उपचार करें तथा आयु के अनुसार एक निर्धारित मात्रा में एड्रेनालिन का एक डोज मांसपेशी में इंजेक्शन द्वारा दें। संदिग्ध एनाफाइलैक्सिस के मामले को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था करें। चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें और दस्तावेजीकरण करें। हम एनाफाइलैक्सिस के प्रारंभिक प्रबंधन के प्रत्येक चरण पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। पहले चरण में केस का आकलन करें और एनाफिलैक्सिस को पहचानें। ठीक है, हम टीकाकरण के उपरांत माता-पिता या अभिभावक को 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने का आग्रह करते हैं। सही है? हाँ दीदी। प्रतीक्षा का यह समय टीकाकरण के उपरांत किसी प्रकार के रिएक्शन का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम निम्नलिखित लक्षणों और चिन्हों वाले किसी केस में एनाफिलैक्सिस का संदेह करें। निम्नलिखित 3 तंत्रों सिस्टम में से किसी 2 के संकेतों और लक्षणों की प्रारंभिक शुरुआत और तेजी से बढ़ना। श्वसन प्रणाली, हृदय प्रणाली, त्वचा संबंधी या म्यूकोसल। इससे पहले कि हम प्रत्येक तंत्रों सिस्टम में चिन्हों और लक्षणों को देखें, यह नोट करें कि बहुत सारे प्रारंभिक चिन्ह और लक्षण हल्के एलर्जिक रिएक्शनों और गंभीर एलर्जिक रिएक्शनों या एनाफिलैक्सिस दोनों में समान होते हैं। हमें एलर्जी या एनाफिलैक्सिस का पहला चिन्ह या लक्षण दिखते ही एड्रेनालिन इंजेक्शन की एक खुराक दे देनी चाहिए। श्वसन प्रणाली में एनाफाइलैक्सिस के चिन्ह और लक्षण में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: जीभ, होठ, गले, यूवुला या स्वरयंत्र में सूजन आना,
सांस लेने में दिक्कत होना। स्ट्राइडर अर्थात सांस लेते समय छाती में घुरघुराहट की आवाज आना। व्हीजिंग अर्थात सांस लेते समय सीटी की आवाज आना। साइनोसिस अर्थात हाथों तथा पैरों में, जीभ, कानों, होठों इत्यादि का नीला पड़ना। ग्रंटिंग एनाफाइलैक्सिस में हृदय प्रणाली के चिन्ह और लक्षण निम्नलिखित हैं। चेतना के स्तर में कमी होना, जैसे मूर्छित होना, चक्कर आना। ब्लड प्रेशर कम होना या मापा गया हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया अर्थात दिल की धड़कन का तेज होना या पाल्पिटेशन। त्वचा प्रणाली में चिन्ह तथा लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। सामान्य आर्टिकैरियल या रेड स्किन घाव या जख्म का बढ़ जाना, शरीर पर खुजली होना, सामान्य इरिथीमिया या त्वचा का लाल होना। स्थानीय या सामान्य एंजियोडेमा अर्थात त्वचा के भीतर के टिश्यूज जैसे कि ऊपरी पलके, होठ, जीभ, चेहरा इत्यादि में खुजली या दर्द वाला सूजन। सामान्य प्लूरिटिस या त्वचा में रैश के साथ खुजली होना। यह नोट करें कि एनाफिलैक्सिस में सामान्यतः एक से अधिक शारीरिक प्रणाली शामिल होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो केवल एक ही शारीरिक प्रणाली तक सीमित हो सकते हैं, जिससे कि रोग का पता लगने में विलंब होता है। उदाहरण के लिए त्वचा का लाल होना और खुजली होना। निम्नलिखित लक्षण भी देखे जा सकते हैं। चिंता, दस्त, पेट में मरोड़, मतली, उल्टी और छींक आना या नाक से पानी बहना। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। केस का प्रबंधन करना और सही तरीके से एड्रेनालिन की एक खुराक देना एनाफिलैक्सिस के प्रारंभिक प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए जैसे ही हमें एनाफिलैक्सिस के किसी केस का पता चलता है, हम क्या करते हैं सविता? दीदी, जैसे ही हमें एनाफाइलैक्सिस का पता चलता है, हम माता पिता एवं अभिभावकों को आश्वस्त करें। तुरंत गहरे मांसपेशियों में इंजेक्शन की एक डोज देते हैं और रोगी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजने के लिए एम्बुलेंस या वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करें। बहुत अच्छा, आपने सही उत्तर दिया। इसके अतिरिक्त हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रोगी को अकेला नहीं छोड़ा जाए। यदि रोगी होश में है तो हमें उसे सीधा लिटाकर सुपाइन स्थिति में रखना चाहिए, यानी पीठ के बल चित लिटा देना चाहिए। पैरों को सिर के स्तर से ऊंचा उठाकर रखा जाता है। यदि रोगी होश में नहीं है तो हमें रोगी को बायम करवट में लिटाकर रखने की जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एड्रेनालिन को सही तरीके से देना इस चरण में एक महत्वपूर्ण कार्य है। आइए हम एड्रेनालिन को देने के चरण की समीक्षा करें। एनाफिलैक्सिस के प्रारंभिक प्रबंधन के बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक चरण को क्रम अनुसार क्लिक करें। एड्रेनालिन का एम्पुल ले। हमें एनाफाइलैक्सिस किट से एड्रेनालिन 1,000 डायल्यूशन सॉल्यूशन का एक एम्पुल की जरूरत है। निम्नलिखित की जांच करें। नाम, डायल्यूशन, वायल के लेवल पर एक्सपायरी डेट। यह नोट करें कि हमें वायल के लेवल पर से एक्सपायरी डेट को सत्यापित करना आवश्यक है, किट के लेवल से नहीं। यह भी याद रखें कि एड्रेनालिन एम्पुल भी एपिनेफ्रिन के रूप में लेबल किया जा सकता है, क्योंकि एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन के लिए दूसरा नाम है। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। सिरिंज और नीडल का चयन करें। हमें 1 मिलीलीटर का ट्यूबरकुलिन सिरिंज
या एक 40 यूनिट इंसुलिन सिरिंज और 24 या 25 जी का 1 इंच लंबा नीडल लेने की जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। डोज तय करें। यहाँ हमें एनाफाइलैक्सिस किट में उपलब्ध आयु के अनुसार डोज चार्ट से डोज का पता लगाना आवश्यक है। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। चार, सिरिंज को भरें। हम एड्रेनालिन की उचित खुराक को सिरिंज में लोड करते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। चरण 5, सुई देने के स्थान को चिन्हित करें। जिस जांघ में टीका दिया गया है उसके विपरीत वाली जांघ के एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट के बीच वाले 1/3 हिस्से को साफ करने के लिए स्वैब का उपयोग करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। टीका लगा दें। ध्यान से, जांघ के एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट के बीच वाले 1/3 हिस्से में त्वचा से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गहरी मांसपेशियों में इंजेक्शन दें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। टीकाकरण के वेस्ट को डिस्पोज करें। अंत में हमें टीकाकरण के वेस्ट के निपटान संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए टीकाकरण के वेस्ट को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना आवश्यक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम अब तक प्राप्त की गई जानकारी पर अपनी समझ की त्वरित जांच कर लें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जैसे ही हमें एनाफिलैक्सिस के किसी केस का पता चलता है तो हमें माता-पिता को आश्वासन देने और एड्रेनालिन इंजेक्शन उम्र के अनुसार की खुराक को देने की आवश्यकता है। खाली जगहों में सही विकल्प को खींचकर ले जाएं और सबमिट पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एनाफिलैक्सिस के केस में हम किस रूट से एड्रेनालिन देते हैं? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एड्रेनालिन के लिए हमें लेबल पर उसके नाम, डाइल्यूशन और डैश की जांच करने के लिए आवश्यकता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ठीक है। आइए अब हम एड्रेनालिन के उपयोग के लिए डोज के चार्ट की समीक्षा करें। लाभार्थी की उम्र समूह को पहले कॉलम में सूचीबद्ध किया जाता है। ट्यूबरकुलिन सिरिंज के लिए मिलीलीटर में डोज की मात्रा स्पष्ट तरीके से दूसरे कॉलम में सूचीबद्ध है। इंसुलिन सिरिंज के लिए बराबर मात्रा तीसरे कॉलम में सूचीबद्ध है। याद रखें कि ट्यूबरकुलिन 1 मिली या इंसुलिन सिरिंज की उपलब्धता के आधार पर
हम एड्रेनालिन देने के लिए उचित मात्रा का चयन करते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सत्र स्थल पर देने के लिए एड्रेनालिन तथा अपेक्षित सिरिंजों और नीडलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रत्येक सत्र स्थल पर एक एनाफिलैक्सिस किट हमेशा रखना चाहिए। आइए हम एक नज़र डाल लें कि भंडार में क्या रहना चाहिए और कितनी संख्या में रहना चाहिए। 1. बक्से के ढक्कन के आंतरिक भाग में चिपका हुआ स्थानीय भाषा में अनुवादित AEFI के दिशा निर्देशों का अनुलंघनक। 2. एड्रेनालिन 1/1000 का 1 मिलीलीटर एम्प्यूल 3 की संख्या में। 3. बिना फिक्स्ड सुई वाला 1 मिलीलीटर ट्यूबरकुलिन सिरिंज या 40 यूनिट इंसुलिन सिरिंज 3 की संख्या में। 4. 1 इंच की लंबाई वाला 24 या 25 जी नीडल्स 3 की संख्या में। 5. स्वैब्स रुई के फाहे 3 की संख्या में। 6. PHC CHC के चिकित्सा अधिकारियों तथा स्थानीय एम्बुलेंस सेवाओं का अपडेटेड टेलीफोन नंबर। 7. PHC के चिकित्सा अधिकारी के द्वारा एनाफिलैक्सिस किट के तिमाही प्रमाणीकरण के लिए फॉर्मेट। यह काफी महत्वपूर्ण है कि हम किट में सामग्री को एक एयर टाइट प्लास्टिक थैले में प्रकाश से दूर रखें। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक 3 महीने में एनाफिलैक्सिस किट की वस्तुओं का सत्यापन किया जा रहा है और एड्रेनालिन की एक्सपायरी डेट का समय कम होता है। आइए अब हम लोग एनाफिलैक्सिस किट में उपलब्ध कुछ वस्तुओं पर एक नज़र डाल लें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सविता, एनाफिलैक्सिस किट में कौन सी सिरिंज रखी जाती है? दीदी, हम या तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज या इंसुलिन सिरिंज को बिना फिक्स्ड नीडल्स के किट में रखते हैं। बहुत अच्छा। यह नोट करें कि सामान्यतः ट्यूबरकुलिन सिरिंज की अपेक्षा इंसुलिन सिरिंज अधिक आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये सिरिंज ऐसे दिखते हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और दोनों की तुलना कीजिए। सोनिया, क्या आप हमें एनाफिलैक्सिस किट में रखने के लिए आवश्यक सुइयों के आकार की समीक्षा करने में मदद कर सकती हैं? दीदी, नीडल 24 गेज या 25 गेज का होना चाहिए और उसकी लंबाई 1 इंच होनी चाहिए। बहुत अच्छा। सोनिया, नीडल की सही जानकारी मांसपेशियों के भीतर गहराई में सुई देने में हमें सक्षम बनाती है। यहाँ इस चार्ट को देखिए, जिसमें उम्र के हिसाब से एड्रेनालिन की उचित खुराक मिलीलीटर में ट्यूबरकुलिन सिरिंज के लिए और इकाई में समतुल्य मात्रा इंसुलिन सिरिंज के लिए दी गई है। यह चार्ट स्पष्ट रूप से मिलीलीटर में ट्यूबरकुलिन और यूनिट में इंसुलिन और संबंधित मात्रा के लिए सिरिंज में एक तुलना को दिखाता है। ट्यूबरकुलिन या इंसुलिन सिरिंजों की उपलब्धता के आधार पर और बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए सिरिंज में एड्रेनालिन की उचित मात्रा को लोड करें। आइए अब हम एनाफिलैक्सिस की प्रक्रिया के प्रारंभिक प्रबंधन के तीसरे चरण की ओर बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जैसे कि हमें एनाफाइलैक्सिस का पता चलता है और हम एड्रेनालिन दे देते हैं, तो केस को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करें। इसके लिए एम्बुलेंस को बुलाएं और यह सुनिश्चित करें कि बिना किसी विलंब के बच्चे को एम्बुलेंस या अन्य वाहन के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। केस को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करें,
जो एनाफाइलैक्सिस के प्रबंधन के लिए सक्षम है। क्योंकि बच्चे को स्थानांतरित किया जा रहा है, तो हमें चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक विवरणों जैसे नाम, उम्र, दिनांक, समय, सुई देने की जगह, रूट और दिए गए एड्रेनालिन की डोज की मात्रा, केस के बारे में सूचना देनी आवश्यक है। यह नोट कर ले कि विवरण स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर आगे के प्रबंधन और कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एनाफाइलैक्सिस का प्रबंधन तथा एड्रेनालिन देते समय 2 महत्वपूर्ण बातों को नोट कर लें। पहला, हमें एड्रेनालिन की केवल एक ही डोज देनी चाहिए और रोगी को एनाफाइलैक्सिस का प्रबंधन करने में सक्षम स्वास्थ्य केंद्र पर भेज देना चाहिए। दूसरा, हमें स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को रोगी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करने की आवश्यकता है। इन विवरणों में नाम, उम्र, तारीख, समय, स्थल, सुई देने की जगह, रूट और दी गई एड्रेनालिन की डोज शामिल है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हमारी हमारी भूमिका में, जैसे कि पहले भी चर्चा की गई है, हमें केस के बारे में चिकित्सा अधिकारी को अविलंब सूचित करना अपेक्षित है, ताकि वह CRF में DIO को इसकी रिपोर्ट एक अति गंभीर या गंभीर AEFI के केस के रूप में कर सके। दूसरा, हमें एनाफिलैक्सिस के रिएक्शन, संदिग्ध या पुष्टि को बड़े अक्षरों में टीकाकरण कार्ड में रिकॉर्ड करना आवश्यक है। यह नोट कर लें कि इसके उपरांत आगामी टीकाकरण केवल एड्रेनालिन तथा अन्य रिससिटेशन के उपकरणों की उपलब्धता वाले अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी की चिकित्सा पर्ची के अनुरूप ही दिया जाएगा। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। टीकाकरण के बाद प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 30 मिनट तक निगरानी में रखें और उनका सावधानीपूर्वक निरीक्षण सुनिश्चित करें। एनाफाइलैक्सिस के संदिग्ध मामले की शीघ्र पहचान करें। फिर आयु के अनुसार निर्धारित खुराक में एड्रेनालिन का एक इंजेक्शन दें। इंट्रामस्क्यूलर IM इंजेक्शन एड्रेनालिन की एक खुराक सुरक्षित है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इससे पहले कि हम चर्चा को समाप्त करें और आज के दिन का समापन करें, कृपया मुझे एनाफिलैक्सिस किट के दूसरे महत्वपूर्ण कंपोनेंट की एक संक्षिप्त जानकारी देने दें। PHC की चिकित्सा अधिकारी के द्वारा एनाफिलैक्सिस किट के तिमाही प्रमाणीकरण का फॉर्मेट देखिए, ये ऐसा दिखता है। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। यह नोट कर लें कि यदि किसी लॉजिस्टिक की एक्सपायरी डेट विजिट के 3 महीने के भीतर हो, तो उसे PHC के हमारे अगले विजिट के दौरान बदलने की आवश्यकता है और उस पर चिकित्सा अधिकारी के द्वारा फॉर्मेट में हस्ताक्षर किया जाएगा, जो किट का ही एक हिस्सा है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हमारे विचार विमर्श के बिंदुओं को संक्षेपित करें, आइए
हम अब तक प्राप्त की गई जानकारी के प्रति हमारी समझ की जांच कर लें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस क्विज प्रतियोगिता में 2 टीमें शामिल हो रही हैं, टीम ए तथा टीम बी। इसलिए ट्रॉफी को जीतने के लिए सभी चारों प्रश्नों का उत्तर देने में अपनी टीम की सहायता करें। यदि आप 3 प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो ट्रॉफी को साझा किया जाएगा। यदि आप 2 या कम का उत्तर देते हैं तो दूसरी टीम ट्रॉफी जीत लेगी। प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट को क्लिक करें। एनाफिलैक्सिस किट में एड्रेनालिन का न्यूनतम डैश कितने एम्पुल होना चाहिए? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एड्रेनालिन के एम्पुलों पर एपिनेफ्रिन का लेबल भी लगा हो सकता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एनाफिलैक्सिस के केवल उन्हीं मामलों में एम्बुलेंस को बुलाया जाना चाहिए जिनमें बच्चे पर एड्रेनालिन देने का कोई असर नहीं होता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एमओ के द्वारा कितने अंतराल पर एनाफिलैक्सिस किट का प्रमाणन किया जाना चाहिए? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे। एईएफआई के प्रबंधन के सामान्य निर्देशों का पालन करने में माइनर एईएफआई का प्रभावी तरीके से